स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो पर्यावरण के विषय में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विधान यानी जो अधिनियम कानून बनाए गए हैं वो किस प्रकार से हैं, कब उन्हें बनाया गया और उनकी आवश्यकता क्या है। अंतर्राष्ट्रीय विधान के सिलसिले में हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण सम्मेलन था या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे UNEP कहा जाता है, तो उसके तहत कई सारे ऐसे, चाहे वो ओजोन परत की सुरक्षा के लिए कोई प्रोटोकॉल तय किया गया था या जो भी कन्वेंशंस होते हैं उन कन्वेंशंस को लागू करने के लिए प्रोटोकॉल और संधियां बनाई जाती हैं, प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं जिसके तहत स्वैच्छिक रूप से सारे देश उसको फॉलो करते हैं। और तो जलवायु परिवर्तन पे जो कन्वेंशंस हुए हैं, तो जो भी प्रोग्राम होता है यानी जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी संधियां या प्रोटोकॉल्स होते हैं वो एक प्रकार के शर्तें होती हैं और उन्हीं के माध्यम से फिर लागू कराया जाता है और ये स्वैच्छिक होता है। कोई देश अगर उसको माने या जो भी उसमें जो जितने देश उस प्रोटोकॉल में उस प्रोटोकॉल पर या उस संधियों पे हस्ताक्षर करते हैं, या ये ऐसे कहें कि जितने भी देश उस कन्वेंशन में भाग लेते हैं उनको पार्टीज कहा जाता है। तो अब हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि जलवायु परिवर्तन पे कितने कौन कौन से कन्वेंशंस हुए हैं और थोड़ा सा इस विषय के लिए इस विषय पर चर्चा पिछले लेक्चर में हुई थी जब हम लोगों ने इसकी बहुत संक्षिप्त में चर्चा किया था। आज हम लोग इसको समझते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जो भी इस संबंध में कन्वेंशन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हुए हैं उनको हम लोग समझेंगे और उसके बाद समझेंगे कि EIA क्या होता है। फिर समझेंगे कि जो ISO 400 होता है ये क्या होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे और साथ में ही हम लोग ये भी उसके साथ ही हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि ISO 14000 मानक क्या होता है, इसकी जो एनवायरमेंटल लेबलिंग होती है वो कैसे होती है ये समझेंगे। और उसके बाद UNFCCC क्या है, क्यों ये चर्चा में आया। फिर 1992 में जो रियो डी जेनेरो में ये ब्राज़ील का एक शहर है, तो यहाँ पे क्या हुआ और उसके बाद कौन कौन से निर्णय लिए गए। फिर इसी के अंतर्गत जैव विविधता पर जो कन्वेंशन हुए हैं उनमें क्या कहा गया, उनका क्या लक्ष्य था। फिर समुद्र जो नियम है उन पे जो कन्वेंशन हुआ उस पर, और उसके बाद अंत में हम लोग UNCED एजेंडा 21 के बारे में समझेंगे। अक्सर ये चर्चा में बना रहता है। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ उस पर कन्वेंशंस जो हुआ उस पर क्या क्या किए गए। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा किया था कि ग्रीन हाउस गैसेस जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, ये इस प्रकार की जो गैसेस हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। और वाटर वेपर भी एक प्रकार का ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है। उसके बाद इनकी जो मात्रा है, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, इनका जो उत्सर्जन है वो जो बहुत ही डेवलप कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अधिक हुआ है वहाँ पे इनका उत्सर्जन ज़्यादा होता है। और
जो भी यानी जो भी किसी भी क्रियाकलाप से अगर किसी प्रकार की ऊष्मा वातावरण में निकल रही है, चाहे वो हो सकता है ज्वालामुखी के उद्गार से ऊष्मा निकल रही हो, या कुकर की जो सीटी होती है उससे स्टीम बाहर निकल रहा हो, या पानी बॉयल कर रहे हैं तो जो भाप निकल रहा हो, तो इस प्रकार से जो भी ऊष्मा निकल रही है वो ऊष्मा वातावरण को गर्म करने में कहीं ना कहीं सहयोग करता है, और जिससे ग्रीन हाउस यानी ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है, यानी जिसे हम लोग वैश्विक उष्मायन कहते हैं, वो बढ़ता है। और उसके बढ़ने के कारण जो तमाम, क्योंकि 1 डिग्री भी तापमान अगर अधिक हो जाता है अर्थ का, तो उससे उस बढ़े हुए तापमान से जो भी यहाँ की जलवायु है, जो यानी हर तरीके से इस पृथ्वी के लिए वो नुकसानदेह होता है। उसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा तीव्र गति से घटती हैं, जैसे पहला कि उन घटनाओं में पहला घटना ये है कि जो भी ग्लेशियर्स होते हैं, जो कि बहुत आवश्यक हैं, साफ पानी के भंडार हैं, उनका होना बेहद आवश्यक है। अगर वो ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, क्योंकि जाहिर बात है अगर धरती का तापमान अगर 1 डिग्री भी बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और यदि वो पिघल जाएंगे तो समुद्र पिघल करके समुद्र में ही जाएंगे, तो समुद्र का जो वाटर लेवल है वो ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से समुद्र के किनारे, महासागर के किनारे जो छोटे छोटे द्वीप हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ शहर बनाए गए हैं, वो डूब जाएंगे, जलमग्न हो जाएगा। ये पहला प्रभाव होगा। दूसरा प्रभाव होगा कि जब भी ग्लोबल वार्मिंग होगी यानी वैश्विक उष्णायन होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण अगर जलवायु परिवर्तन होता है तो जलवायु परिवर्तन में असामयिक बरसात, जंगलों में अगर तापमान बढ़ जाएगा तो जंगलों में दानावल जैसी घटना यानी वहाँ पे आग लगने की संभावना घटना ज़्यादा होने लगती है। तापमान बढ़ता है तो फसलों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। जो फसल के पकने की समयावधि है, जैसे गेहूं की फसल को पकने की समयावधि अप्रैल में है, लास्ट मार्च तक तैयार फसल पक के तैयार हो जाता है, तो वो पहले ही तैयार हो जाएगा, यानी उसके अंदर भी फसल जो हमारा एक क्रॉप सिस्टम है, क्रॉप पैटर्न है, उसको भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तापमान बढ़ने से जो पानी के स्रोत हैं, चाहे झील है, नदी है, बांध है, ये सब सूखने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं पूरे अर्थ पे ये बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। तो इसके लिए ये तय किया गया कि जो भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कारक हैं, उसमें सबसे पहला आता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कारक वो हैं जो इस धरती के तापमान को बढ़ाने में मदद करते हैं। अब इस धरती के तापमान बढ़ाने में मदद कौन करते हैं, तो सबसे पहला आता है कि वो गैसेस मदद करती हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन से, जैसा कि बताया गया, ग्रीन हाउस गैसेस में मेथेन है, CO2 है, CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं उसे, और इन गैसों की लिस्ट में नाइट्रस ऑक्साइड होता है। जलवाष्प हो सकता है। तो ये जो भी गैसेस हैं, जलवाष्प भी उसमें शामिल है। तो ये जो भी वातावरण में निकलते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में मदद करते हैं। अब इसके संबंध में कई सारे प्रोटोकॉल किए गए, कई सारी बातें हुई, कई सारी संधियां हुई। अब आज अगर हम लोग जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, उस पर अगर काम करना शुरू कर दें तो हो सकता है कि हम कुछ विषाक्तम यानी जो बहुत भयानक प्रभाव हैं उनसे बच सकें, और
आज हर स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित उनके पैदा होने वाले, उनसे बचने वाले और बड़े सक्रिय रूप में ऐसे कार्यक्रम और नीतियां चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला है कि जो हमारे पास जो परंपरागत ऊर्जा के संसाधन हैं, जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल, इस प्रकार के परंपरागत स्रोतों से कम इनका उपयोग किया जाए। भारत के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार का ये बहुत कम अल्प मात्रा में पाए जाते हैं या न के बराबर पाए जाते हैं। भारत इसको खरीदता है बाहर से, जिसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अगर ये पैसा भारत में ही रहे तो देश की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उसको वृद्धि हो सकता है, उसमें तमाम देश की व्यवस्था में और विकसित, देश की व्यवस्था को और विकसित किया जा सकता है। तो उस सिलसिले में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की गई, ISA की बात की गई। इसमें उसके बाद 175 गीगावाट 2022 तक जो है वो नॉन कन्वेंशनल इनर्जी रिसोर्स, यानी जिसे हम लोग NCER कहते हैं, इसको बढ़ाने का, उसमें नाभिकीय ऊर्जा भी शामिल है, सौर ऊर्जा भी शामिल है, विंड एनर्जी भी शामिल है, हाइड्रो एनर्जी भी शामिल है। इस प्रकार के स्रोतों को अधिकता दिया जाए, इसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, और जो भी हमारे जीवाश्म ईंधन हैं, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, इनकी कम से कम, यानी जहाँ तक हो सके इनको न इस्तेमाल किया जाए। इसके जगह पे वैकल्पिक इलेक्ट्रिक व्हीकल को डेवलप किया गया, जो चार्जिंग से चलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अब अगर हम लोग जिस स्तर पे काम कर रहे हैं, उससे हम लोग एक ऐसी कई सारी योजनाएं बनाए हैं, या सरकार ने ऐसी कई सारी योजनाएं डेवलप की हैं, बनाई हैं, जिनसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी की जाए। और इस उत्सर्जन के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे काम और प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, कई सारे प्रोटोकॉल हुए हैं। जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति जो है अंतर्राष्ट्रीय अनुक्रियाओं को मजबूत बनाया जाएगा, बनाया गया भी है। और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा समझौता, जिसे UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं, इसके तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई और देशों की अधिक व्यापक भागीदारी को तय किया गया। चूँकि UNFCCC जो है ये एक युगांतकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, एक ट्रीटी है, जो 1992 में रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है, यहाँ पे ओलंपिक खेल भी हो चुका है। तो 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में UNFCCC को डेवलप किया गया। इसका चर्चा यहाँ से शुरू हुआ, यानी 1992 में जो रियो डी जेनेरो में सम्मेलन हुआ था, वहाँ से UNFCCC की जो परिकल्पना है वो सामने आई। और UNFCCC ने हस्ताक्षरक जो देश हैं उनको वचनबद्ध बनाया, यानी उस जो भी पार्टीज वहाँ, जो भी देश उसमें शामिल हुए थे, उन्होंने हस्ताक्षर किया है। तो उनको जो भी उन्होंने संधि को माना है, जो भी स्वीकार किया है, उनको मजबूत बनाया। और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो मानव जनित निष्कासनों के को मतलब इतने स्तर तक ले जाने के लिए, जो भी मानव जनित क्रियाकलापों से जो भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, उनको इतने नीचे स्तर तक ले जाया जाए, जिससे जलवायु तंत्र को जो खतरनाक मानव जनित दखल है उसे रोका जा सके। और इस प्रकार का स्तर प्राप्त किया जा सके, जिससे भी जो परितंत्र हैं वो स्वतः ही जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूल हो जाए, खाद्य उत्पादन को खतरा न हो। ऐसा कि जो हम भी अभी चर्चा कर रहे हैं, ये
पिछले वाले लेक्चर में चर्चा किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन हुए हैं उनमें क्योटो प्रोटोकॉल जो कि जापान में हुआ था 1997 में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है क्योटो प्रोटोकॉल। और ये दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। उसी के नाम पे क्योटो प्रोटोकॉल रखा गया। और इसमें बहुत सारे विश्व के जो देश हैं वो कुछ शर्तों पे सहमत हुए और जिसे विधानिक संधि कहते हैं इसे। विधानिक संधि के तौर पर फरवरी 2005 से जो है इसे लागू कर दिया गया। यानी क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुआ था जापान शहर में, वहाँ पे जितने भी देश मतलब पार्टीज, जितने भी देश उसमें शामिल हुए थे, उनको किसी खास शर्तों पर, चाहे वो कार्बन कटौती हो, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो, इसके संबंध में जो भी शर्तें थी वो तय की गई। उस पर लोग हस्ताक्षर किए, वो देश हस्ताक्षर किया और फिर इस सारे हस्ताक्षर किए हुए जो नियम थे उनको 2005 से लागू कर दिया गया। और इस प्रोटोकॉल में ये कहा गया कि एनेक्स ए, यानी जैसा कि पिछले लेक्चर में भी चर्चा हुई थी, मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि एनेक्स ए मतलब जो एनेक्स राष्ट्र हैं, यानी जिन्हें हम लोग बहुत विकसित राष्ट्र कहते हैं, उनकी ये वचनबद्धता होगी कि वे अकेले, चाहे तो इंडिविजुअल, मतलब जो विकसित राष्ट्र हैं, बहुत विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है, तो जो बहुत विकसित राष्ट्र हैं, इंग्लैंड है या फ्रांस है, तो ये जो बहुत विकसित राष्ट्र हैं, ये चाहे तो अकेले यानी अमेरिका अलग, फ्रांस अलग, जापान अलग, अकेले जो है अपना, या साथ में 2 देश मिलकर के, 3 देश मिलकर के, ऐसा करके ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके परस्पर जोड़ कर, यानी जितना ये लोग मिल करके जितना ग्रीन हाउस गैसों का जो मुख्य स्रोत है, जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, तो जितना भी ग्रीन हाउस गैसों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेंगे, यानी ये जो देश हैं, कहने का मतलब कि कार्बन कटौती से संबंध ये पूरा बना था। इसमें ये कहा गया था कि जो विकसित देश हैं, अधिक विकसित देश हैं, वो एक एक करके अलग अलग या एक साथ मिल करके, 2 देश मिल करके मानव जनित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो निष्कासन है, यानी उसका जो जनरेशन है, उसका जो प्रोडक्शन है, वो उतना नहीं करेंगे, उससे अधिक नहीं करेंगे जिसमें कम विकसित देश, यानी प्रोटोकॉल के जो एनेक्स यानी B2B जो देश हैं वो उत्पन्न करेंगे। यानी इनको किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से कम विकसित देशों से उत्सर्जन कम नहीं करना है। मतलब जो उत्सर्जन है, कहने का मतलब कि अगर ये ए देश है जो कि बहुत विकसित देश है, ये बी देश है जो कि कम विकसित देश है, तो ए देश को किसी भी कीमत पर, चाहे अकेले या ग्रुप में, बी देश से अधिक CO2 को उत्सर्जित नहीं करना है। ये इस प्रोटोकॉल का मुख्य एजेंडा था, यही तय किया गया था। और इसका उद्देश्य ये भी तय किया गया कि ये जो गैसेस हैं, इन गैसों के सकल यानी टोटल जो निष्कासन हो रहा है, जो
प्रोडक्शन हो रहा है उसको 2008 से 2008 से लेकर के 2012 के दौरान, यानी वचनबद्ध, यानी उस टाइम का था कि नहीं 2008 से लेकर 2008, भाई कोई परमानेंट तो वचनबद्ध होगा नहीं, किसी एक निश्चित समय के लिए ही वो अपने बातों पे, कमेंट पे अपने वो तैयार होगा। तो 2008 से लेकर के 2012 के अवधि के दौरान जो उस देश के अंदर, जिस देश की बात हो, किसी भी देश की बात हो, जो 1990 में जो स्तर था, यानी जैसे अमेरिका में या किसी देश में, अमेरिका के लिए लेते हैं बात, और अमेरिका में 1990 में CO2 का जो लेवल था, जो स्तर था, उस स्तर से 5%, 5%, 2008 से 2012 के दौरान, 2008 से 2012 के दौरान, यानी कुल कितने साल हुए? 4 साल। 4 साल के दौरान अमेरिका को 1990 में जो इसका कार्बन उत्सर्जन का जो स्तर था उससे 5% कम हो जाना चाहिए। यानी 4 साल में इसको इतना इस तरीके से काम करना है कि 1990 में जो स्तर था कार्बन डाइऑक्साइड का, उस स्तर से 5% कम 2013 में होना चाहिए। ये उस प्रोटोकॉल में ये रखा गया था। इसमें 6 प्रमुख गैसों की सूची तैयार की गई, जिसमें पहला CO2 था, दूसरा CH4 मीथेन था, तीसरा N2O जिसे हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं वो था, N2O, चौथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC था, जिसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन था, HFC था। फिर पर फ्लोरोकार्बन था, पर फ्लोरोकार्बन जिसे हम लोग PFC कहते हैं, PFC था। और एक गैस और था जिसे हम लोग सल्फर हेक्सा फ्लूराइड कहते हैं। HF6, ये 6 गैसें थी। पहला कौन सा था? CO2 नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फिर HFC था 4, फिर पर फ्लोरोकार्बन था PFC 5, और फिर सल्फर हेक्सा फ्लोरो ऑक्साइड SF6, ये छठा गैस था। ये इन 6 गैसों में जो है कटौती करने के लिए कहा गया था। अब थोड़ा और समझते हैं। एनेक्स बी में कुल 39 राष्ट्र थे, जिसमें अमेरिका था, यूरोपियन यूनियन था, जापान था, और कई सारे साम्यवादी राष्ट्र भी थे। और सभी की जो गैस निष्कासन की जो मात्रा थी वो मतलब 1990 को
ये जो बताया गया कि 1990 को एक बेस ईयर माना गया, आधार वर्ष, कि 1990 में आप कितना उत्सर्जन कर रहे थे, उससे आज कितना उत्सर्जन कर रहे हैं, यानी इसी से इसकी तुलना होती थी जो वर्तमान में है। तो 1990 को बेस वर्ष मान लिया गया। तो जो भी ये एनेक्स बी में जो देश आए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपीय संघ हो, चाहे वो जापान हो, या कोई भी पूर्वोत्तर का साम्राज्य राष्ट्र हो, प्रत्येक देश की जो अपनी गैस निष्कासन मात्रा थी वो आधार वर्ष 1990 के प्रतिशत के रूप में सूचीबद्ध है। और अधिकतर यूरोपीय देशों के लिए 92%, यानी उसमें 8% की कमी यानी कोई भी एक यूरोपीय देश जो है, यूरोपीय देशों में 92%, जिसमें 8% की कमी हुई। 8% की कमी, अगर यूरोपीय देश 8% की कमी करते हैं इन गैसों में, तो आइसलैंड में, जिसे हम लोग आइसलैंड कहते हैं, जहाँ बर्फ़ बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि एक बर्फ़ का बहुत बड़ा पहाड़ है, उस आइसलैंड में 110%, यानी कह सकते हैं कि 10% की वृद्धि हो जाएगी, यानी तापमान में कमी होगी तो बर्फ़ का जमाव अधिक होगा। और इनकी मात्रा अलग अलग रखी गई। यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए 93% रखा गया, यानी 7% की कटौती करना है उसको, आधार वर्ष में से 7% की कटौती करना है। और उसे 2008 से 12 के बीच में, यानी कुल 5 वर्ष हुए, 2008 से 12 के बीच में, 12 तक, तो इसके बीच में 5 वर्षों में औसत रूप से उसको ये कटौती करना था।